गांव वाले ससुराल नहीं रहूंगी। रजनी शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे मॉडर्न लाइफ बहुत अच्छी लगा करती थी। ऐसे ही एक दिन उसके लिए एक अमीर परिवार के लड़के का रिश्ता आता है और उसके पिता ब्रिजेश उसे समझाते हैं। रजनी बेटा, तेरी शादी की उम्र हो गई है। तेरे साथ की सारी सहेलियों की शादी हो चुकी है, इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि तू भी शादी करके अपना घर बसा ले और मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। पापा, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी है जो शहर में रहता हो और अमीर हो। मैं ऐसे किसी भी लड़के के साथ शादी करके नहीं जा सकती। मैं आपकी बेटी हूँ, कोई बोझ नहीं। मेरी प्यारी सी बेटी, इस बार मैंने तेरे लिए ऐसा ही लड़का देखा है जो कि शहर में रहता है और बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अमीर भी है। तभी तो मैं तुझे बोल रहा हूँ कि इस रिश्ते को हाथ से मत जाने दे। तेरी सारी सहेलियां खुद बोलेंगी कि तेरे पिताजी ने कितना अच्छा लड़का देखा है शादी के लिए। पापा, अगर ऐसी बात है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी बोल देती हूँ, मैं शादी करके गांव नहीं जाने वाली। मेरी वो सहेली थी ना प्रिया, उसकी शादी गांव में हो गई और अब वो जब देखो गाय भैंस का गोबर उठाती रहती है। बहुत परेशान है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, ये लड़का तो शहर का है, फिर तो तुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। मैं जल्द से जल्द लड़के वालों से बात करके उन्हें तुझे देखने के लिए बुला लेता हूँ। अगर तुझे लड़का अच्छा लगेगा तो ही शादी के लिए हाँ करना। कुछ दिनों के बाद में रजनी के पिता ब्रिजेश लड़के वालों को रजनी को देखने के लिए बुला लेते हैं। रजनी को भी लड़का बहुत अच्छा लगता है और लड़के को भी रजनी बहुत पसंद आती है और 2 ही महीने के बाद पंकज की शादी रजनी के साथ हो जाती है। रजनी अपने बड़े से अमीर घर में जाकर बहुत ज्यादा खुश थी, जहाँ सारी सुख सुविधा थी और पंकज शहर में अकेला रहा करता था। उसके माता पिता गांव में थे। ऐसे ही एक दिन जब पंकज ऑफिस गया हुआ था तो रजनी ने अपनी सहेलियों को फोन करके बताया, अरे यार, मैं तो बहुत खुशी से रह रही हूँ। मेरे पापा ने तो सच में भले ही मेरे लिए लड़का लेट दिखाया है, लेकिन बहुत अच्छा है। घर में नौकर चाकर सब है और न सास ससुर का झंझट है और न ही ननद देवर का। यार, तू कितनी लकी है। और तेरे पापा तुझसे कितना प्यार करते थे, जिन्होंने ऐसा लड़का ढूंढ कर निकाला। आजकल तो ऐसा लड़का टॉर्च की रोशनी में भी नहीं मिलता। रजनी इसी तरह कॉल करके अपनी सारी सहेलियों के आगे इतराती है, क्योंकि वो सबको शो करना चाहती थी कि वो शहर में रहती है और उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन पंकज खुशी खुशी घर आता है और रजनी को बताता है, रजनी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम जल्दी से अपना सामान बांधने की तैयारी कर लो और उसके बाद में हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पंकज? तुम मुझे घूमने के लिए आउट ऑफ इंडिया लेकर जा रहे हो क्या? नहीं रजनी, तुम तो जानती हो कि मेरे काम के प्रेशर की वजह से तुम्हारे पापा ने मेरी शादी तुमसे कोर्ट मैरिज करवा दी थी, लेकिन अब हम अपने गांव जा रहे हैं और मुझे मेरे ऑफिस से पूरे 2 महीने की छुट्टी मिल गई है। अब हम 2 महीने के लिए गांव में ही रहेंगे। रजनी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और पंकज से सवाल करती है, ये क्या बात कर रहे हो तुम? हम गाँव के ससुराल में रहेंगे? पंकज, मैं गाँव के ससुराल में नहीं रहूंगी। क्यों मजाक करती हो रजनी? तुमने मुझसे शादी बस मेरे पैसे और इस शहर में बड़े बंगले के लिए थोड़ी ना की है। प्यार तो तुम मुझसे करती हो ना। रजनी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो अपने पति को क्या बोले। वो बिल्कुल भी पंकज के साथ जाकर अपने गांव वाले घर में नहीं रहना चाहती थी और उसने अपने पापा को कॉल किया और कहा, पापा, आपने मेरी शादी पंकज से ये बोलकर कराई थी कि शहर में रहने वाला अमीर लड़का है और मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दिया था, लेकिन अब पंकज मुझे 2 महीने के लिए अपने गांव वाले ससुराल लेकर जा रहा है। मैं गांव वाले ससुराल में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। बेटा, शादी के बाद लड़की को 100 तरह के एडजस्ट करने पड़ते हैं, तो एक बार जाकर तो देख। हो सकता है कि गांव का ससुराल इतना बुरा ना हो जितना बुरा तू सोच रही है। अपने पिता की ये बात सुनकर रजनी को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कॉल कट कर देती है। उसे लगा था कि उसके पिता उसे कोई ना कोई सलाह देंगे, लेकिन वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक दिन जब पंकज ट्रेन की टिकट करवा लेता है तो रजनी अपने पैर में झूठा प्लास्टर चढ़ाकर बैठ जाती है। पंकज उसे देखकर कहता है, रजनी, ये क्या हुआ तुम्हारे पैर में? ये प्लास्टर क्यों चढ़ा हुआ है? मैं क्या करूँ जी, आज सीढ़ियों से उतरते हुए मैं गिर गई थी। मैंने आपको ऑफिस से कॉल इसलिए नहीं किया था कि आप काम छोड़कर ना आए, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि हम गाँव नहीं जा पाएंगे। बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं। वहाँ पर मेरी माँ, बहन, छोटा भाई है, वो सब तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं तुमको गोद में उठाकर गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठा दूंगा। और रही ट्रेन की बात,
तो ट्रेन में भी तुम्हें ऐसे ही चढ़ा दूं। ये बात सुनने के बाद रजनी ने अपने मन में कहा, हे भगवान, ये आदमी तो पूरे रास्ते मेरा नाटक बनाकर ले जाएगा। इससे तो अच्छा है कि किसी भी तरह इस प्लास्टर वाले नाटक से बाहर निकल जाती हूँ। इसके बाद रजनी ने अगले दिन वो प्लास्टर वाला नाटक बंद कर दिया और थोड़ी देर में खुद ही अपना सामान बांधकर बड़ा सा मुंह बनाकर सीढ़ियों से नीचे उतरी। पंकज ने जब उसे बिना प्लास्टर के नीचे उतरते हुए देखा तो पूछा, ये सब क्या है रजनी? तुम्हारे पैर पर तो प्लास्टर चढ़ा हुआ था ना, फिर तुम आराम से सीढ़ियाँ कैसे उतर आई? वो सब छोड़िए पंकज जी, दरअसल प्लास्टर तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए डॉक्टर से चढ़वा कर आई थी, लेकिन वो हल्की सी चोट लगी थी। अब मुझे थोड़ा आराम है, चलते हैं। थोड़ी देर में पंकज और रजनी ट्रेन पकड़कर पंकज के गांव पहुंच जाते हैं। रजनी का दिल बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि उसे गांव वाले ससुराल में नहीं जाना था और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और पंकज कहता है, मैं जानता हूँ रजनी की ये सब नाटक तुमने क्यों किया। मैं इतना भी पागल नहीं कि तुम पल भर में प्लास्टर लगाओ और अगले पल हटा दो तो मैं कुछ समझ ना पाऊँ। लेकिन मुझे भी अपने घर वालों की याद आती है जैसे तुम्हें आती है। तुम तो यहाँ जब मर्जी उनसे मिल लेती हो, लेकिन मेरा क्या? कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं वहाँ से जल्दी आ जाऊंगा। रजनी भी ये बात सुनकर एक छोटी सी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आती है क्योंकि उसे अच्छा लगता है कि पंकज उसे इतना समझता है। थोड़ी देर में वो पंकज के गांव पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ हरियाली थी और पंकज का एक आलीशान घर गांव में बना हुआ था। बाप रे बाप पंकज, ये तुम्हारा गांव का घर है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी हवेली में आ गई हो। तभी वहाँ पर उसकी सास सुमित्रा हाथों में आरती की थाली लेकर आती है और दोनों की आरती उतारती है। बहू, गांव का घर का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग बिल्कुल ही गंवार हैं। हमारे पास शहर से ज्यादा सुख सुविधाएं हैं और उससे ज्यादा बड़ी बात, हमारे पास यहाँ गांव वालों का प्यार है। रजनी अब अपने कमरे में जाती है। कमरे में जरूरत का सारा सामान था। उसके ससुराल में गाय भैंस तो थी, लेकिन गाय भैंस की सेवा करने के लिए भी उन्होंने नौकर रखे हुए थे। अब खाना बनाने की बारी आती है। वो रसोई में सब लोगों के लिए खाना बनाने जाती है तो वहाँ पर उसकी दो नंदे काम कर रही थी। भाभी, आपको काम करने की क्या जरूरत है? आप यहाँ पर कुछ दिन के लिए घूमने आई हो, हम कर तो रहे। और हमारी इकलौती भाभी गाँव घूमने आई और रसोई में आकर घुस जाए, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप बाहर जाकर बैठो, हम खाना लेकर आते हैं। इसके बाद पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। रजनी इस तरह से खाना खाती है जैसे सालों बाद उसे खाना मिला। उसे वहाँ रहकर बहुत अच्छा लगता है। अब उन्हें गांव में रहते हुए 15 दिन हो गए थे और रजनी को वहाँ की आदत लग गई थी। पंकज ने एक रात रजनी के साथ सोते हुए कहा, रजनी, अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो मैं कल ही टिकट करवा देता हूँ, क्योंकि तुमने पहले ये बोला था कि तुम गाँव के ससुराल में नहीं रहोगी। नहीं पंकज जी, मेरी गलती थी जो मैंने ऐसा कहा। हमें ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ 2 महीने बिता कर जाएंगे और फिर दोबारा आपको जब भी छुट्टियां मिला करेंगी हम गांव आ जाया करेंगे। यहाँ पर परिवार के साथ में रुकना किसी विदेशी ट्रिप से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। पंकज भी ये बात सुनकर मुस्कुरा देता है। और वहीं जब ब्रिजेश को ये पता चलता है कि वो लड़की जो शादी से पहले ये कहा करती थी कि गांव के ससुराल में नहीं रहूंगी, वो गांव के ससुराल में बहुत ज्यादा खुश है। ब्रिजेश को भी ये जानकर बहुत खुशी होती है। सपना, प्रीति और भूमि की शादी शहर में बसे 3 भाइयों आलोक, प्राग और रौनक से हो जाती है। शादी करके तीनों जैसे ही अपने ससुराल आती हैं तो हाथ में आरती की थाली लिए उनकी सास जानकी उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी तीनों बहुओं, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। बड़ा सा ससुराल देखकर तीनों देसी बहुएं टशन में बोलती हैं, हाय दैया, ये तो एकदम फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर जैसा घर है प्रीति। हाँ सपना, अगर ऐसा घर अपने गांव में होवे ना तो गर्दा गर्दा मच जाई। हमको तो अपनी आंखन पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी इतना बड़ घर में हुई है। उनकी बातें सुनकर उनकी ननद श्रुति कहती है, ओ गॉड, अभी इन्हें आए 1 पल भी नहीं हुआ और इन्होंने अपनी गवारपंथी दिखानी शुरू कर दी। जरा अपने कायदे में रहकर बात करो ननद जी, आप हम तीनों बहनों के बारे में नहीं जानती हैं। अरे पूरे बनारस में हम तीनों बहनें अपने जुगाड़ूपन के लिए फेमस हैं, फेमस। ओहो, अब बस भी करो तुम ननद भाभी ने अभी से ही नोक-झोंक शुरू कर दी। चलो अब मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को उनके कमरे दिखा दो। अगले दिन सुबह तड़के 5 बजते ही तीनों बहुओं की आंख खुल जाती है और वो किचन में साफ सफाई पर लग जाती हैं। तभी उनकी ननद श्रुति किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसकी तीनों भाभियां मिट्टी से बर्तन घिस रही होती हैं। अरे मेरी मंद बुद्धि भाभियों, ये सब क्या गंद मचा रखा है? और तुम तीनों को नींद नहीं आ रही है क्या जो आधी रात को ये खटर पटर लगा रखी है? उक्का है ना ननद जी, हमरे गांव में तो सुबह 5 बजे सब जग जावत है और हमरे गांव में तो मिट्टी से ही बर्तन मांजते हैं।
हाँ, इससे दो फायदा है। एक तो बर्तन भी अच्छे से चमक जावत है और साथ ही साबुन के पैसा के भी बचत हो जात है। अरे पर ये तुम्हारा बनारस गांव नहीं बल्कि मुंबई शहर है। यहाँ ये सब जुगाड़ूपन मत दिखाओ और अपनी ये सब बचकानी हरकतें बंद करो प्लीज। श्रुति तीनों जुगाड़ बहुओं को झड़प कर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब वो तीनों किचन में खाना बना रही होती हैं कि तभी सिलेंडर खत्म हो जाता है। अरे मोरी मैया, ये चूल्हा तो लगता है बिता गया। अरे बहू, रोटियां बन गई हो तो जल्दी से ले आओ। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हमको जल्दी से अपना कौनो जुगाड़ लगाना होगा। तभी उनका ध्यान पूजा घर में रखी लकड़ियों पर जाता है। बस फिर क्या था, वो 4 ईंटें लेकर आती हैं और उसका चूल्हा बनाकर उसमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खिलाती हैं। पता नहीं क्यों लेकिन कुछ धुएं धुएं की स्मेल आ रही है। सही कहा भैया। तभी उन सबकी नजर किचन में से निकल रहे धुएं पर जाती है। सभी दौड़ते हुए किचन में जाते हैं। अरे मेरी भोली बहू, जब किचन में गैस सिलेंडर है तो फिर तुम तीनों चूल्हा क्यों फूंक रही हो? सासू माँ, आपका सिलेंडर तो कब का बाय बाय बोल गया, इसीलिए हम जुगाड़ लगाकर चूल्हा जलाई लिए। वो सब तो ठीक है मेरी जुगाड़ू बहू, मगर तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से उठाकर ले आई? सासू माँ, ये तो हम पूजा घर में रखी लकड़ियाँ लाए हैं। अपनी जुगाड़ू बहुओं की हरकतें देखकर जानकी कहती है, अरे बैल बुद्धि बहुओं, वो तो चंदन की लकड़ियाँ थी जिसे मैंने हवन के लिए मंगवाया था और तुमने चंदन की लकड़ियाँ रोटी सेकने में फूंक दी। ओहो, अब जो हो गया सो हो गया सासू माँ, अब हमको माफी दे दियो। इतना कहकर तीनों बहुएं माफी मांगकर मामले को ठंडा कर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो गिलास में रखा जूस रौनक के फोन पर गिर जाता है और उसका फोन भीग जाता है। ओह नो, आज ही मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना था और आज ही इस फोन को भी खराब होना था। शॉप वाला तो इसे रिपेयर करने में 2-3 दिन का टाइम लगा देगा। अरे पति देव, अपना फोन हमको दो, हम अभी इसे बिना पैसा खर्च किए ठीक कर देंगे। अरे मेरी गवार भाभी, इस फोन को जुगाड़ की नहीं बल्कि दुकानदार की जरूरत है। अब अपनी कोई जुगाड़पंती करके भैया के इस फोन को डेड बॉडी में मत बदल देना। इसके बाद श्रुति उस फोन को कपड़े से पोंछकर कुछ देर धूप में रखकर फिर उसे चावल के कनस्तर में डाल देती है और ठीक 1 घंटे बाद फोन रौनक को देती है और टशन मारते हुए अपनी ननद से कहती है, का हुआ ननद जी, भेजा चकरा गया का हमार जुगाड़ देखकर? अरे वाह भूमि, तुमने तो सचमुच में 1 घंटे के अंदर ही मेरा फोन बिल्कुल ठीक कर दिया। देखा हमरा कमाल, फोन भी झट से ठीक हो गया और पैसा भी बच गया। अरे जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहुओं, आज तो सचमुच तुमने बचत करके सर्वगुण संपन्न बहुओं वाला काम किया है। हाँ सचमुच, तुमने तो कमाल कर दिखाया। रौनक और सास के मुंह से तारीफ सुनकर उन तीनों बहुओं को शह मिल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सपना वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही होती है तो अचानक से वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देता है। अरे मोरी मैया, ये बिजली से चलने वाला झाड़ू तो बंद हो ही गवा, अब क्या करें? जल्दी से कौनो जुगाड़ सोच सपना, ताकि अपना कामो बन जाए और हमरे पैसे भी बच जाए। सपना ये सोच ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान अपनी सोसाइटी के पार्क में लगे खजूर के पेड़ पर जाता है। अरे वाह, क्या जुगाड़ू आइडिया आया है हमरे दिमाग में। सपना सोसाइटी के पार्क में जाती है और खजूर के घने पत्तों को तोड़ने लगती है कि तभी वहाँ गार्ड आकर गुस्से में बोलने लगता है, अरे ओ बॉडम औरत, इन पेड़ों को क्यों तोड़ने में लगी हुई हो? अरे ओ चौकीदार बाबू, अगर ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो हम देंगे तो को एक उल्टे हाथ का, समझे? और वैसे भी ये पार्क तो हर बाप का है का? गार्ड को 4 बातें सुनाकर सपना खजूर के घने पत्ते तोड़ लाती है और उन्हें लेकर घर आती है और उससे झाड़ू बनाकर तैयार करती है और झाड़ू लगाने लगती है। तभी जानकी गुस्से में तिलमिलाते हुए उस पर बिगड़ते हुए कहती है, क्यों रे सपना बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू सोसाइटी के गार्ड से लड़कर आई है और ये तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, ये झाड़ू है जिसे हमने खजूर की टहनियों से बनाया है। अरे वाह सपना, तूने तो कमाल कर दिया, भाई मान गए तुझे, छा गई तुम तो। अरे चुप करो तुम तीनों, भला इतनी कंजूसी करके भी क्या फायदा? तुम तीनों की जुगाड़पंथी ना एक दिन सोसाइटी वालों के सामने हमारी धज्जियां उड़ाकर रहेगी। इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुओं को घर वालों से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। फिर एक सुबह प्रीति नाश्ता लेकर गुनगुनाते हुए अपनी ननद के कमरे में आती है। लगाई ले तू जब लिपस्टिक, जिला टॉप लागे ले,
उजिला टॉप लागे रे। अरे ननद जी, ई लो नाश्ता पानी कर लो, दफ्तर खाली पेट ना ही जाना। हाँ, टेबल पर रख दो भाभी, अभी तो मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने के बाद श्रुति नाश्ता करके ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसी शाम काफी भयंकर बारिश होती है। अरे प्रीति, तुम मेरा वाला कुर्ता पजामा प्रेस करके रख देना, कल मैं ऑफिस वही पहन कर जाऊंगा। जी हमरे बलमा। इतना कहकर प्रीति अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसका हेयर ड्रायर लाकर उससे अपने पति के कपड़े सुखाने लगती है, लेकिन तभी उसे तेज बिजली का करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, आरी मोरी मैया, मर गई रे मर गई, कौनो हमको तनिक बचाओ तो। सभी भागते हुए अंदर आते हैं और श्रुति जल्दी से बोर्ड का स्विच बंद करती है। अरे ये सब कैसे हुआ? प्रीति उसे सारी बात बताती है और श्रुति उन्हें खूब सुनाती है। भाभी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, आज अपनी बेवकूफियों की वजह से तुम्हारी जान तक भी जा सकती थी। मैं कहती हूँ अब तो अपनी इन जुगाड़पंथियों से तुम तीनों बाज आ जाओ, नहीं तो अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में एक दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। श्रुति बेटी बिल्कुल सही कह रही है, बहू इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं, और जिसका काम वो उसी को साजे, कोई दूजा करे तो बुद्धू बाजे। हमको समझ आ गया सासू माँ, अब हम कोनो भी काम में जुगाड़ नहीं लगाएंगे। ननद और सास की बातों से उन तीनों को अक्ल आ जाती है और वो तीनों अपनी जुगाड़पंती छोड़कर अपनी ननद और सास से शहरी तौर तरीके सीख लेती हैं और वो तीनों अपने ससुराल के रंग में ढल जाती हैं।